सभी सभी मित्रों को हमारे यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और शाम के 9 बज रहे हैं और मैं लेके आया हूँ लूसेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किसके? तो हम पढ़ेंगे लूसेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किसकी? लूसेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये आए हुए क्वेश्चन हैं और मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं, तो आप ज़रूर एक बार देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं। ओके, तो बिना देरी करते हुए हम चलते हैं। फास्ट रिवीजन होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता था कौन? तो संविधान की सलाहकार तो कौन थे? श्री बी एन राव थे। कौन थे? CA BN राव थे। अगला क्वेश्चन, वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए थे। मतलब चाय और चीन के व्यापार छोड़कर सभी समाप्त किए, तो वो आया था 1813 का चार्टर अधिनियम आया था। ओके, अगला, ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, तो बंगाल और पंजाब में कांग्रेस ने सरकार अपनी नहीं बना पाई थी जब 1937 के चुनाव हुए थे। अगला, अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिलिंग को समाप्त कर दिया था, तो भारत परिषद अधिनियम किसके तहत समाप्त किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, देखते हैं। कह रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला, वह एक्ट कौन है जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा के जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं। ये कथन किसका है? तो ये MS जिन्ना का कथन है। ओके, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्धसंघात्मक प्रणाली कहा जाता है। भारत का संविधान में जो शक्तियाँ अर्धसंघात्मक हैं। अगला, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से कहाँ नहीं प्राप्त किया था? तो बंगाल में नहीं प्राप्त हुआ था, न इनका पंजाब में प्राप्त हुआ था। कुल मिलाकर 8 राज्यों में सरकार पंजाब ने 8 प्रांतों में बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार का वह कौन अधिनियम था जिसने पहली बार भारत में शिक्षा की बात की थी और 1 लाख रुपया खर्च किया था? तो चार्टर अधिनियम 1813 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च किए थे। अगला, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम कौन था? अर्थात भारत में अंग्रेजों का शासन था और उसमें भारतीयों की भागीदारी के लिए कौन सा चार्टर एक्ट बनाया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट। अगला, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था कब की गई थी? तो 1919 का एक्ट था। इसी एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी। अगला, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार में कब लागू किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत ये लागू किया गया था। अगला, वह अधिनियम
जिसके फलस्वरूप वर्मा कहूँ तो म्यांमार भारत से अलग हुआ था। तो आप बताएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया था। ओके, अगला एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो 1935 के अधिनियम में क्या नहीं था? देश के लिए लिखित संविधान की बात नहीं की गई थी। ओके, अगला भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा और कह रहा है भारतीय संविधान के बड़े होने का क्या कारण है? इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। हमारे यहाँ का जो संविधान है उसमें केंद्र और राज्य दोनों का संविधान है। देखते हैं, कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अगला ये रहा, कह रहा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो आप बताएंगे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था कि भारत का एक संविधान होगा। भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले तैयार किया था बी.एन. राव ने। किसने? आप बताएंगे बी.एन. राव ने तैयार किया था। ओके, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा और गठन और उनकी समितियां। भारतीय संविधान सभा की अंतरिम बैठक की सही तिथि क्या है? अंतिम बैठक संविधान की 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी में साइन हुए थे, यहाँ हस्ताक्षर हुए थे। और 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं की न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका है संविधान सभा ही है। ये कथन किसका? तो ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। ओके, कि संविधान में सभी को बराबर हक मिलेगा। अगला भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किस योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ये कब आई थी? 24 मार्च 1946 को आई थी। ओके, आगे देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा, कह रहा है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का संवैधानिक या कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव ने। किस तरह का संविधान होना चाहिए और उसमें कुछ अनुच्छेद थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो पूछे आपसे कि निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया, अपनाया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो आप बताएंगे 22 जनवरी 1947 को। अगला भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ओके, आगे देखते हैं।
ये रहा। कह रहा है भारतीय संविधान के विषय में यह कथन किसका है, किसने दिया कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो केसी व्हीलर ने कहा है कि भारत का संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। अगला, संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कथन किसका? ऑस्टिन का। अगला, भारतीय संविधान सभा के महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। ओके, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अगला क्वेश्चन हमारा है, ये रहा अगला पार्ट हमारा। देखो, संविधान सूची 1 और सूची 2 कौन क्या थे? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आपातकालीन कहाँ से ली गई शक्तियाँ? तो जर्मनी से ली गई हैं। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? आप बताएंगे ब्रिटेन से लिया गया। ओके, तो आप याद रखिएगा कौन कहाँ से लिया गया है। आगे देखते हैं, ये लूसेंट की सब क्वेश्चन है। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ का विषय कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला, संसद की अवशिष्ट शक्तियों जो हम कहाँ से लिए हैं? कनाडा से, कानूनी बना सकती हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में इन शक्तियों, अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन है और ये केंद्र सरकार के हाथ में होती हैं। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आप बताएंगे आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारत की संघात्मक व्यवस्था प्रभावित है। तो कहाँ से हमने लिए संघात्मक? कनाडा के संविधान से। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? आप बताएंगे रूस के संविधान से लिए हम लोग। अगला, वह देश जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्य की प्रमुख प्रतिकृति है अर्थात उनके अधिकार में है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा ये पार्ट रहा, बेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बार आप ज़रूर देखिएगा और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला, भारत में संघ और राज्य के संबंध में समानता पाई जाती है, कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में से दिखता है। अगला, राष्ट्रीय प्रतीक, तो नेशनल सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारे संविधान में हस्ताक्षर हुए अंतिम रूप से, उसी दिन की बात, और अंतिम बैठक इसी दिन हुई थी। देखो, संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका के महत्वपूर्ण देखते हैं, क्या है ये देखते हैं। कह रहा है वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं, तो संघीय के बारे में ये चीज़ का उल्लेख नहीं है, संघीय शब्द का। अगला, अब कुछ वाद हैं, आप इनके डेट याद रखिएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ निर्णय दिया। तो आप बताएं गोलकनाथ वाद कब आया था? तो 1967 में आया था। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1971 में हुआ। केशवानंद भारती बनाम कब आया केस? 1973 में आया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? तो आप बनाएंगे 1976 में आया है। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। ये रहा, और कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करता है। किन किन चीज़ों में न्याय देता है? सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक।
तो 3 न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। अगला, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो मैटर था, जो 1973 में आया, 71 में आया था। अगला, वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो भारत की प्रस्तावना में कौन चीज़ नहीं वर्णित? आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात हमारी उसमें नहीं की गई है। ओके। अगला, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान के यूनियन शब्द देश के किस संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग रहेंगे। अर्थात अमेरिका में क्या है कि वहाँ के जो राज्य हैं अलग हो सकते हैं अमेरिका से, लेकिन हमारे यहाँ के राज्य कभी भी ये अलग से देश की मांग नहीं कर सकते, न स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते। ये हमारे और अमेरिका के उसमें फ़र्क है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है, तो आप बताएंगे आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। ये देखते हैं, कह रहा है उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका भाग नहीं है, मतलब उद्देशिका संविधान का भाग है। ये बात किसने कही? तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है। आप जब अंग होगा तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन उतना ही किया जा सकता है कि मूल ढांचे में कोई प्रभाव ना पड़े। ओके। अगला, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार या प्रेम्बल्स या प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएंगे यूएसए की संविधान से लिया गया, अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला, भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रेम्बल्स को। तो प्रस्तावना भी लिख के आ सकता है, तो आप याद रखिएगा कि प्रस्तावना भी लिख के आ सकता है प्रेम्बल्स। लेकिन भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। अगला, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया जाता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में इसका वर्णन है, और भारत में कोई व्यक्तिगत धर्म, संविधान के अनुसार कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान हैं। अगला देखते हैं। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही व्यक्त क्या है करता है? अर्थात भारत के राज्य में का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्म भारत संविधान की नज़रों में समान है। अगला, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, संविधान की प्रस्तावना करती है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, किस राजनीतिक नहीं। ओके। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उल्लिखित नहीं है, धार्मिक न्याय शब्द का उल्लेख संविधान उसमें भारत की प्रस्तावना में नहीं है। भारतीय संविधान दर्शन नहीं है, ये साम्यवादी राज्य के अनुसार। भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, योजनाबद्ध विकास के कारण है। ओके। अगला देखते हैं। अब यहाँ से हम अनुसूचियों और उनके बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि राजभाषा किस भाग में दर्ज है? तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। 22 भाग हैं संविधान में, कितनी? 22। और 22 भाग में 17वें भाग में क्या दर्ज है? तो आप बताएंगे भाषा दर्ज है। जबकि भाग 8 में क्या दर्ज है? तो आप बताएंगे केंद्र और वो संघ राज्य। आर्टिकल 239 से 242 तक आप पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन भाग 10 में है, और अधिकरण भाग 14 के काम में दर्ज है। ओके, आगे देखते हैं। ये रहा, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी आयोग तथा प्रत्येक राज्य में लोक सेवा आयोग, राज्यों में क्या होता है? लोक सेवा आयोग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी, राजस्थान में आरएपीएससी। तो ये अनुच्छेद 315 में इनका वर्णन है, और इसी 315 के तहत गठन किया जाता है। अब आगे बात करते हैं। तो निर्वाचन संविधान के भाग 15 में वर्णन है। ओके,
जबकि राजभाषा 17 में दर्ज है, आपातकालीन 18 में दर्ज है और संविधान संशोधन भाग 20 में दर्ज है। तो 10-10 मतलब 20 होता है, इसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान करते, अर्थात राष्ट्रपति किसी की मृत्यु दंड या क्षमा को क्षमा कर सकता है। यह अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन है, क्षमादान शक्ति का। अगला देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद से, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का विचार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार, सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णन है। तो अनुच्छेद 21 में बहुत चीज़ों की स्वतंत्रता की बात की गई है और ये एक मूल अधिकार है। ओके। अगला, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्वी भारत के राज्य पर लागू नहीं है। तो जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्वी राज्य किस राज्य में नहीं लागू है? तो नागालैंड में नहीं लागू है। अगला, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद संहिताबद्ध है, अर्थात मंत्रिपरिषद का जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, उसको किस अनुच्छेद में वर्णन? तो अनुच्छेद 75(3) में इसका वर्णन है, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद जो जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है तो अनुच्छेद 21 है। वह अनुच्छेद जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है तो अनुच्छेद 324 है, इलेक्शन कमीशन का। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी अधिनियम लागू है, अर्थात दल बदल जो नेता होते हैं, इस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी में चले जाते हैं, ये हमारे जो अनुसूची है उसमें 10वीं अनुसूची में दर्ज है। ओके। आगे देखते हैं, यहाँ से कह रहा है भारत के संविधान के भाग 10A में 9A के क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया। तो शहरी क्षेत्र जिसे हम नगर पालिका कहते हैं, क्या कहते हैं? नगर पालिका। अगला, संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति करता है, यह अनुच्छेद 108 में उल्लिखित है। अगला, भारत के संविधान की किस अनुसूची में 3 विविध सूचियों का प्रावधान है? तो सूची 7 में, अर्थात जो शक्तियों का बंटवारा है तो 7वीं अनुसूची में व्याख्या है, जिसमें राज्य, केंद्र और समवर्ती सूचियों में शक्तियों का बंटवारा है। आगे देखते हैं, ये रहा, यहाँ पे देखेंगे आप, देखो आर्टिकल 50 में अनुच्छेद जो 50 है इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण की बात की गई है। अनुच्छेद 50 में कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अपना अलग अलग कार्य करेंगे। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? 46 कह रहा अनुसूचित जातियां SC और ST अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि को बढ़ाना, तो इसमें बात की गई है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? तो ग्राम पंचायतों को गठन और उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करना योजनाओं। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन है और अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक करने की बात करता है। आगे अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य होंगे। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी। अनुच्छेद 165 क्या कहता है? कि राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। तो अनुच्छेद 165 कहता है राज्य में महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 51 में मौलिक कर्तव्य और 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके, आगे देखते हैं, ये रहा। अब आर्टिकल अनुसार हम देखें, ये हैं मूल अधिकार आपके, क्या है? ये मूल अधिकार हैं। तो आप देखेंगे मूल अधिकार 14 से 18 में जो कह गए समानता का अधिकार दिया गया। वर्तमान मूल अधिकारों की संख्या 6 है। 14 से 18 में समानता के अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता हमें किसमें मिलती है? 25 से 28 में। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अनुच्छेद 29 से 30 में। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें मिलती है? आप बताएंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हो जाएगी 19 से 22 में।
और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे मिलता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो वो बताएंगे आर्टिकल 32 में। तो पूरे टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। ओके, आगे देखते हैं। ये रहा, यहाँ से कह रहा है वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति में, अर्थात वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 72 है, 72 है। भारतीय संविधान के संघ और राज्यों के संबंध किस भाग में वर्णित है? केंद्र और राज्यों के संबंध, तो आप बताएंगे भाग 9 में, कि भाग 11 में, 10 से 11 हो जाए क्योंकि इधर बना है। भारत के संविधान में तीसरी पंचायत की व्यवस्था क्या है? किस में वर्णन है? भाग 9 में वर्णित है। आगे देखते हैं क्या है। ये रहा सुमेलित वाले, खुद पहले से मिले हैं, बस आपको देखना है। देखो अनुसूचियाँ और विषय, तो तीसरी अनुसूची में क्या वर्णन है? क्योंकि हमारे यहाँ वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, तो तीसरी अनुसूची में वर्णित है शपथ और प्रतिज्ञान के रूप, शपथ लेने की बात करते हैं। चौथी अनुसूची में क्या दर्ज है? राज्य और राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात की गई है। 7वीं में क्या बात कही है? तो 7वीं में बात की गई संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई है। अर्थात 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है। किसका? शक्तियों का बंटवारा केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में। जबकि 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो बोली जान भाषाओं का वर्णन है। किसका? भाषाएं। और वर्तमान में कितनी भाषाएं? आप बताएंगे 22 भाषाएं। अगला ये रहा, आगे देखते हैं। भाग 1 में क्या वर्णित है? तो भाग, संविधान का भाग और विषय, तो भाग 1 में क्या दर्ज है? तो आप बताएंगे कि संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई, और आर्टिकल 1 से 4 तक, किसमें? अनुच्छेद 104 में, 1 से लेकर 4 तक है। अगला देखोगे तो ये अनुच्छेद यहाँ लिख लेना, 1 से 4 में वर्णन है। अगला भाग 2 में किसका वर्णन? तो आप बताएंगे नागरिकता का। किसका? नागरिकता का वर्णन है। और ये कितने आर्टिकल तक है? तो आ जाएंगे 5 से 11, 5 से 11। अगला भाग 3 में क्या वर्णित? मौलिक अधिकार वर्णित है। क्या मौलिक अधिकार? ये कितने आर्टिकल में है? तो आप बताएंगे 12 से 35 में। कितने? तो 12 से, आप यहाँ लिख लीजिए कि मौलिक 12 से 35 तक वर्णित है मौलिक अधिकार। अगला भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व और 36 से 51 तक, और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं 51A में। तो आप याद रखिएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट रही, आप एक बार ज़रूर देखिएगा इनको। ओके, आगे देखते हैं। जी कह रहा है भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? तो अनुच्छेद 343 है, जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा की मान्यता देता है। अगला, भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती आर्टिकल 165 में। हर जगह की महाधिवक्ता किसी भी राज्य की हो तो अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्ति, और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद अपना धारण करता है। अगला कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि यदि कोई सर्वोच्च न्यायालय है और सोचो उसमें न्यायाधीशों की कमी पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो रिटायर न्यायाधीश हो गए हैं या और न्यायाधीशों को बुलाया जा सकता है कुछ समय के लिए। ये अनुच्छेद 127 में इसका वर्णन है। लोकसभा के अध्यक्ष किस में बात की गई? अनुच्छेद 93 में बात की गई। संसद के सदनों का कार्यकाल 83 में बात की गई, और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के विशेष संबोधन किस अनुच्छेद में करता है? अनुच्छेद 86 के तहत संसद को संबोधन करता है। ओके, आगे देखते हैं। ये रहा, कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध किससे है? अर्थात प्रशासनिक अधिकरण का आर्टिकल किस में? तो अनुच्छेद 323A में वर्णित है ये सब। कौन? प्रशासनिक अधिकरण। अगला वह अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित, तो अनुसूची ये 11 है। अनुसूची
संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। कह रहा भारतीय संविधान 6ठी अनुसूची के प्रावधान कहाँ लागू होते हैं? त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं। अगला, वह मामला जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया था। तो बेरूबारी केस था और इसमें बहस चली थी और कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और जब संविधान का अंग नहीं है तो आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन बाद में इसको गोलकनाथ बनाम पंजाब वाले ने इसको केरल बनाम इसको पलट दिया। ओके, अगला देखते हैं, ये रहा। और हमारा आर्टिकल 324 किसकी बात करता है? तो हमारे अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की बात की गई, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है। ओके, अगला, भारतीय संविधान में यह कथन किसका है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता। अर्थात जब तक संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी अनुच्छेद 265 का प्रयोग करके, तब तक किसी प्रकार का ना टैक्स लगाया जा सकता है और न वसूला जा सकता है। तो किसी भी चीज़ में यदि सरकार को टैक्स लेना है या नया कोई टैक्स आरोपित करना, तो अनुच्छेद 265 के तहत उसे शक्ति है, कानून बनाएगी, उसके बाद ही लागू करेगी। ओके, आगे देखते हैं, ये रहा। कह रहा है भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है। अर्थात यदि हमें किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय या तो किसी दूसरे देश से व्यापार करना है, किसी व्यक्ति को कोई भी, तो हम कौन सा अनुच्छेद ऐसा हमें कौन से अनुच्छेद ऐसे हमें शक्ति प्रदान करता है? तो आप बताएं, अनुच्छेद 19(1) DE 301 और 301 से 307 में वर्णन है इस बात का कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो अखिल भारतीय सेवाएं अर्थात जो राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं दी जाती, जैसे IAS, IPS, IFS, तो अनुच्छेद 312 के तहत आप बना सकते हैं। और राज्यसभा ऐसा करती है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 331 में। लेकिन अब एंग्लो इंडियन का पद समाप्त होने की कगार में है। अगला, भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 333 ये शक्ति प्रदान करता है कि भारतीय विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य होना चाहिए। अब आंग्ल भारतीय होता क्या है? तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके माँ बाप में एक विदेश का हो और एक भारत को हो। ओके, अगला देखते हैं, ये रहा। कह रहा है भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अर्थात प्रत्येक राज्य वहाँ की राज्य भाषा में, अर्थात जैसे तमिलनाडु है तो तमिल में बच्चों को शिक्षा दे अपने यहाँ के प्राथमिक स्तर पर। उत्तर प्रदेश तो हिंदी भाषा में, वहाँ की क्योंकि राजभाषा हिंदी उत्तर प्रदेश, तो उसमें शिक्षा दी या किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 350 का इसका वर्णन है। अगला, भारतीय संविधान में आपात स्थिति घोषणा किस संबंधित? तो अनुच्छेद 352 में ये शक्ति प्रदान है हमारी आपात काल लागू करने की। अगला, भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 में जर्मनी से लिया गया है, इसके माध्यम से संशोधन संविधान में किया जा सकता है। अगला, भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 371 में इसका उल्लेख है। आगे देखते हैं, देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया। तो महाराष्ट्र और गुजरात को आर्टिकल 371 के तहत विशेष प्रावधान में रखा गया। ओके, अगला, भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा किस में दिया गया?
तो पहली अनुसूची जो है हमारी 12 अनुसूची है, उसमें पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का नामों का उल्लेख है। ओके। समवर्ती सूची का विषय आपराधिक मामले, कैसे विषय हैं तो समवर्ती सूची के विषय हैं। ओके। अगला, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना चाहती है तो संविधान में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। अर्थात यदि संसद भारत में मान लो किसी राज्य को तोड़कर एक नए राज्य का गठन करना चाहती है तो ये पहली अनुसूची में और संसद के आर्टिकल 3 में इसका जिक्र किया गया है। अगला, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या वर्णित, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ओके। अगला, भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है तो आपराधिक दंड संहिता प्रक्रिया इसमें शामिल नहीं है, इसमें राज्य सूची में। अगला देखो, विवाह और विच्छेद मतलब तलाक या गोद लेना संविधान की किस 7वीं सूची में सम्मिलित है तो ये किसका विषय है तो आप बताएंगे समवर्ती सूची का विषय। किसका, आप बताएंगे समवर्ती सूची का ये विषय है। जैसे विवाह, विच्छेद, गोद लेना की जल्दी मैटर समाप्त हो तो दोनों विषय हैं। अगला, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया, अर्थात आपराधिक मामले केंद्र और राज्य को मिलाकर समवर्ती सूची में डाल दिया है। ओके। अगला, विधायी शक्तियां का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण, अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है इसका वर्णन किसमें तो आप बताएंगे 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। अगला देखते हैं, ये रहा, कह रहा है वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है वो कौन, समवर्ती सूची में बना सकती है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान का किस का विषय है तो आप बताएंगे समवर्ती सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है तो आप बताएंगे 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित है। अगला, भारतीय संविधान 11वीं अनुसूची में क्या है तो आप बताएंगे पंचायती राज है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों राज्यों को किस में जोड़ा गया तो आप बताएंगे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है तो आप बताएंगे 22 भागों में विभाजित है। ओके। तो आज हमारे बच्चों यहीं तक क्लास थी। अगला इसका पार्ट कल आएगा तो आप ज़रूर बताइए, कमेंट भी करिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही रैपिड फायर क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ते रहिए अच्छे से, अपने जीवन को सफल बनाइए। ओके। जय हिंद, जय भारत।